फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अवधान। अवधान जिसे अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं, है ना। अटेंशन या अवधान शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यही वो टॉपिक है जिससे आप बच्चों का ध्यान या अटेंशन कर सकते हैं उसके विषय वस्तु पे, उसके उद्देश्यों पर, है ना, और उसकी अचीवमेंट पर। ठीक, तो आज समझते हैं हम कि अवधान वाकई आखिर है क्या। ठीक, अवधान अगर आप सरल शब्दों में कहें तो वो अब ध्यान जिसे कहते हैं वही अवधान है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि दैनिक जीवन में हमारी ज्ञानेंद्रियां बोले तो आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को बहुत सारी सूचनाएं या बहुत सारे उद्दीपक प्रभावित करते हैं, लेकिन हम अपनी अभिरुचि या जिसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट या एटीट्यूड या दृष्टिकोण या आवश्यकता, ये 3 चीज़ों के माध्यम से हम उस चीज़ पर अटेंशन होते हैं। ठीक, तो जब हम अपनी आवश्यकता, अपनी अभिरुचि और अपने दृष्टिकोण से जिस उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वही अवधान है। ठीक है, चलिए अब अवधान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अवधान की विशेषताओं में सबसे पहला ये चीज़ है कि ये एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी, मैंने फिर कहा कि अभी जैसे आप अपने जीवन, अभी जहाँ भी आप बैठे हो, आप देखेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। हम एक बार देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कुछ हवा, कुछ प्रकाश, बहुत सारे उद्दीपक होते हैं और स्टिमुलस होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं? हम उस पर ध्यान देते हैं जहाँ हमको आवश्यकता है, हमारी रुचि है या हमारा एटीट्यूड है। ठीक, तो यही कहा है कि जो अवधान होता है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आप उसका चयन करते हैं। दूसरा अगर देखें तो अवधान में एक विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। आप खुद महसूस कीजिए कि जब आप किसी पर ध्यान देते हैं तो आपके जो मुख मुद्रा होती है या शारीरिक मुद्रा होती है वो विशेष प्रकार की होती है। आप सामान्य रहते हैं और कुछ सोचते हैं, कुछ ध्यान देते हैं तो आपकी शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा ये कि अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है। ये एकदम फैक्ट बात है कि आप जब भी किसी पर ध्यान देंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा अवधान जो होता है, अवधान का जो विस्तार होता है, इसका जो रेंज होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है, क्योंकि आप एक समय में, है ना, कुछ ही चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अगला है अवधान में अस्थिरता होती है ना, तो कभी भी आप ज़्यादा, वही अस्थिरता या विस्तार एक ही बात है लगभग, कि आप किसी भी उद्दीपक के प्रति जो आपकी स्थिरता कुछ ही समय तक रहेगी, ज़्यादातर अस्थिर होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। विभाजन का गुण कहे तो क्या है कि अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। विभाजन का गुण का सीधा समझिए आप कि बहुत बार आप देखना मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते आप किताब भी पढ़ते हैं, कभी कभी स्टडी के टाइम या किताब पढ़ते टाइम आप टीवी देखते हैं, तो आपका जब आधा ध्यान किताब पर और आधा ध्यान टीवी पर होता है ना, तो इसे ही कहा गया है कि अवधान में विभाजन का गुण होता है, या इसे ये भी कहा था कि अवधान विभाजन की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी अवधान की। अब हम समझते हैं अवधान के प्रकार। देखिए, अवधान के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका ऐच्छिक अवधान, दूसरा अनैच्छिक अवधान और तीसरा है अभ्यासिक अवधान। ठीक, देखिए ऐच्छिक अवधान मतलब जब आप अपनी इच्छा से, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर या अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो ये आपका ऐच्छिक अवधान कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो गया अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान जब आपकी इच्छा के खिलाफ या इच्छा के विरुद्ध, जैसे आप अचानक खड़े हैं, कोई आपके बगल में कोई फटाका फोड़ दिया, ठीक, तो आप ना चाहते हुए आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, तो ये अनैच्छिक अवधान के अंतर्गत आएगा। और अब जो प्रकार है ना, अभ्यासिक अवधान। अभ्यासिक अवधान जब आपकी आदत, शिक्षण, प्रशिक्षण या पेशे के अनुसार आपका ध्यान किसी ओर चला जाए। जैसे आप अगर बीएड के प्रशिक्षार्थी हैं, है ना, तो आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपका ध्यान स्वस्फूर्त बीएड के पुस्तकों की अलमारी की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये अभ्यासिक अवधान है। ठीक है, या जैसे
हम अगर कपड़े के शौकीन हैं, तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपका ध्यान उस कपड़े की दुकान, उसके शाइन बोर्ड, उस ओर स्वतः चला जाता है। ठीक है, तो ये थे अवधान के 3 प्रकार। अब देखते हैं कि अवधान के निर्धारक देखते हैं। अवधान के निर्धारक में 2 प्रमुख प्रकार से, पहला बाह्य निर्धारक, दूसरा आंतरिक निर्धारक। बाह्य निर्धारक के अंतर्गत वो होते हैं जो बाहर से, है ना, जो वातावरण से हमको प्रभावित करते हैं या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तो उसके अंतर्गत पहला है उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपक किस मंद गति से या तीव्र गति से हमारे सामने आ रहा है, तो हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी की आवाज़ अचानक बढ़ जाए, है ना, तो हमारा ध्यान स्वस्फूर्त उस ओर चला जाता है ना। या आप घर में या रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर अगर लाउड स्पीकर चालू हो गया तो आपका ध्यान उस लाउड स्पीकर की ओर चला जाता है। तो ये था उद्दीपक की तीव्रता। दूसरा है उद्दीपक में परिवर्तन। उद्दीपक में परिवर्तन चल रहा है, ठीक। उद्दीपक में परिवर्तन कहने का अर्थ ये है कि जब कोई स्टिमुलस चल रहा है, अचानक बंद हो गया। जैसे अचानक घर में हम देखते हैं, घर में लाइट बंद हो जाती है, तो हमारा ध्यान अचानक पंखों पे या टीवी पे चला जाता है। या आप कोई मोबाइल पे गाना सुन रहे हैं, मोबाइल अचानक बंद हो जाए, ठीक। तो जब स्टिमुलस में अचानक कोई परिवर्तन आता है तो भी हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है, ठीक है। तीसरा उद्दीपक की गति। उद्दीपक की गति मतलब जो उद्दीपक जितनी तीव्र गति से हमारे सामने आएगा, है ना, तो हमारा ध्यान उस ओर जाएगा ही जाएगा। जैसे आप अगर हाईवे में खड़े हैं, आप, है ना, हाईवे में बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन वो गाड़ी जो बहुत तेज़ गति से निकलती है, तो हमारा ध्यान उस तेज़ जाने वाली गाड़ी की ओर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है उद्दीपक की पुनरावृत्ति। उद्दीपक की पुनरावृत्ति मतलब अगर कोई भी स्टिमुलस बार बार रिपीट होता है, हमारे सामने आता है ना, तो हम उस ओर हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। उसके बाद है उद्दीपक का आकार। देखिए, अगर उद्दीपक छोटा है तो हमारा ध्यान कम जाएगा। उद्दीपक का आकार अगर बड़ा है तो निश्चित रूप से बड़े के प्रति हमारा जो अवधान है वो उधर होगा। अब हमारा तो छोड़िए, आप छोटे बच्चे को देख लीजिए। छोटे से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को भी अगर हम एक बॉल दीजिए, आप छोटी सी बॉल या एक बड़ी बॉल दीजिए, तो निश्चित रूप से बच्चा बड़ी बॉल के प्रति अब ध्यान देगा, ठीक है। उसके बाद है उद्दीपक की नवीनता। मतलब उद्दीपक बहुत से होते हैं, मगर कोई नवीन उद्दीपक, है ना, कोई नई चीज़, नई बात या नया कुछ जब हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान उस नए उद्दीपक के प्रति चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है उद्दीपक का विलगन। विलगन कहने का अर्थ है कि डिफरेंट, अलग, है ना। अगर उद्दीपक अन्य उद्दीपकों से बिल्कुल अलग होता है तो हमारा ध्यान उस ओर ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे आप क्लास में देखते हैं, क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, 25 में 24 लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी है और एक बच्चा यूनिफॉर्म मतलब सिविल ड्रेस में आ गया, तो वो विलगन हो जाता है, तो हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है, ठीक है ना। अब है उद्दीपक की अवधि, ठीक है। कोई उद्दीपक जितनी देर तक, है ना, या ज़्यादा देर तक आपके सामने होगा तो आपका अवधान उधर जाएगा। अगर कोई ऐसा उद्दीपक जो क्षण भर के लिए आया और चला गया, है ना, तो आपका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। ये हो गए बाह्य निर्धारक तत्व थे जो वातावरण से आपको प्रभावित करते थे। अब हम उन निर्धारकों की बात करेंगे जो आंतरिक होते हैं। आंतरिक मतलब आपके अंदर, ठीक है। जैसे पहला देखें अभिरुचि। मैंने शुरू से बताया कि इंटरेस्ट, आपकी रुचि जिस ओर होगी, आपका इंटरेस्ट जिस तरह का होगा, उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। उसके बाद है आदत, हैबिट, है ना। तो आदत भी एक फैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपका ध्यान उस किसी भी उद्दीपक के प्रति चला जाता है। जैसे कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं तो उनका ध्यान होटलों में, है ना, जहाँ सामान खाने पीने का मिलता है उस ओर चला जाता है। उसके बाद है जिज्ञासा। तो आप जितने ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, है ना, आपका ध्यान हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद है अर्थ। अर्थ कहने का अर्थ है कि जब किसी उद्दीपक के अर्थ को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आप उस ओर ध्यान देंगे। जैसे कई चीज़ें जैसे उर्दू पे लिखी हुई हैं या आपके चाइनीज़ भाषा में लिखी हुई हैं,
तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, तो आपका उस ओर ध्यान देना नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद आखिरी आवश्यकता, है ना, नीड्स। तो है ना, नीड्स, तो जो आपको आपके लिए आपको आवश्यक होगा, है ना, तो आपका ध्यान उस ओर जाएगा। उसके अलावा दो चीज़ें और हैं, जैसे मनोवृत्ति, एटीट्यूड, है ना। तो जैसे आपकी जो मनोवृत्ति है ना, वो आपके अवधान का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति जिस विषय के प्रति होगी, उसका ध्यान उसी ओर जाता है। और आखिरी है प्रशिक्षण। ठीक है। तो ऐसे अवधान के लिए कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, या आपने जिस प्रोफेशन में या जिस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है, तो आपका ध्यान उस ओर जाएगा। ठीक है। जैसे एक डॉक्टर का ध्यान हमेशा मरीज के रोग पर, उसके स्वास्थ्य पर होता है। ठीक है। एक संस्कृत के शिक्षक का ध्यान संस्कृत की पुस्तकों की ओर जाता है। ठीक है। तो आपका जो प्रशिक्षण है, आपकी जो ट्रेनिंग है, वो भी आपके अवधान का निर्धारण करती है कि इस अवधान का शिक्षा में क्या उपयोग है। ठीक है। तो शिक्षा में बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जब तक बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ध्यान नहीं देगा विषय वस्तु पर, कक्षा कक्ष में, शिक्षक की बातों में, विद्यालय में, विद्यालय के अनुशासन में, विद्यालय के कैरिकुलम में, तब तक आप अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए इस अवधान का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, जो कि आप सब भावी शिक्षक हैं, और भावी शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि अवधान का निर्धारण कहाँ से होता है। ठीक। ऐसे कौन कौन से बाह्य या आंतरिक कारक हैं जिससे आप बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस अवधान को विषय वस्तु में शामिल किया गया है ना। जब आपको पता है कि उद्दीपक का आकार बड़ा होना चाहिए, उद्दीपक डिफरेंट होना चाहिए, उद्दीपक या स्टिमुलस, है ना, नया होना चाहिए, तो एक शिक्षक को भी चाहिए कि वो अपनी विषय वस्तु को नए तरीकों से, नए विधि से, साथ ही साथ नए इन्वेंशन करके, है ना, जैसे इसमें कहा गया है कि ऐसी चीज़ जिस पर ध्यान बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, तो वो काम हम एक शिक्षक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। जो बाह्य कारक हैं, आंतरिक कारक में है जैसे जिज्ञासा, उत्सुकता, ये भी चीज़ों आप बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। रुचि, है ना, आप अगर विषय वस्तु को बहुत अच्छे से या नई विधियों से, उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या नए तरीकों से जब आप विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों की रुचि विषय के प्रति जागृत होगी। तो आप ये सब काम करके बच्चों का अवधान, बच्चों को अटेंशन कर सकते हैं, है ना, ताकि आप अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ठीक। धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो देखा, और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।